पॉइंट 2 पॉइंट्स है ना, बेसिकली 2 पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इट इज डिफाइंड फॉर 2 पॉइंट मासेस, और ये बताता है एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स को। ग्रेविटेशन फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो क्या होता है बेटा? वीक होता है ना। वीक होता है किसके कंपैरिजन में? न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक फोर्स माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें 2 बातें बोली न्यूटन सर ने, कि फोर्स ऑफ attraction is directly proportional to the product of the 2 point masses and it is inversely proportional to the square of separation between the 2 point masses। ठीक है, अब ये देखो दिख रहा है आपको, अर्थ एंड मून दिखाई दे रहा है, बट ये रिजिड बॉडीज है ना, अर्थ एंड मून आर रिजिड बॉडीज, तो पॉइंट मासेस नहीं है। बट क्या बोलते हैं हम जब हमें रिजिड बॉडीज को पॉइंट मासेस लेना होता है? कौन सा पॉइंट लेते हैं उसका? क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अज्यूम कर लेते हैं, अगर हमारा मास जो हमारा गिवन ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट मास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उस पे जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको लगा देते हैं। तो ये 2 पॉइंट मासेस है, इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है r, तो दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है, और इन्हीं के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है फोर्स F, उसी के बारे में न्यूटन सर ने बोला कि दिस फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस। तो स्क्वायर ऑफ सेपरेशन मतलब r इज द सेपरेशन, इसका स्क्वायर कर दो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और दूसरी बात क्या बोली? पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात बोली कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन पॉइंट मासेस के मैग्नीट्यूड के। तो m1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और m2 के भी, तो इनका जो प्रोडक्ट करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, अब इन बातों को इकट्ठा करके लिख दिया तो क्या आया? m1 m2 बाई आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम जान चुके कि ये f है, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस जी को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ अनम्यूट करके, क्या है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में आपको 2 जी दिखाएंगे, जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार सुन लो। कैपिटल जी इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, और वो वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 10 टू द पावर माइनस 11 है, इसीलिए क्या बोला गया? इट इज अ वीक फोर्स। ठीक है जी, अब ये वीक फोर्स है, जी की वैल्यू 6.67 है। अब एक और जी भी आएगा इस चैप्टर में, कौन सा? छोटा जी आएगा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस टर्म से बोले तो ग्रेविटी बोल दो, या बोल दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिफाइंड बोले रिफाइंड टर्म्स में तो इट इज लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन है। कहां पर है? कहाँ पे बेटा? अर्थ के सरफेस पे। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? अर्थ के सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आती है? 9.816 यूनिट्स। क्या होते हैं एक्सेलरेशन के? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बातें होंगी मोटी मोटी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। SI यूनिट में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई जी के। ये चीज याद रख लो, कभी पूछ लेता है ना। तो हम वैसे तो अब कर सकते हैं इसको, डायमेंशनल होमोजेनिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी को याद रह जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ जी? अगर मैं जी के डायमेंशंस लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन किसका यूनिट है? बोलो। फोर्स का है। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? फोर्स इज इक्वल टू MLT माइनस 2, ml/t-2। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, LT-2, ये किसका आ गया बेटा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और उसके बाद क्या दिया है? फोर्स के साथ मीटर के ना, तो L का 2। तो क्या आएगा फिर? अगर मैं G के यूनिट्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो G का जो आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? mL/t-2। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है L2 को, और डिवाइड करना है किसको? M2 को। तो फिर इसको करेंगे कैलकुलेट तो क्या आएगा? m-1 L3
t-2। तो ये किसके हो गए डायमेंशंस? g के। m-1 L3 t-2। तो ये आप ये मोटी मोटी बातें आपको समझ आई। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप टारगेट कर पाओगे कि फोर्स निकालना है तो फोर्स निकाल लो, इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकाल लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हमें जी का तो पता ही है, LT-2 होता है फोर्स का, MLT-2, और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो गया M-1 L3 T-2। कितने बच्चों को समझ आई ये बात? दिल दो एक बार, दिल भेज दो या लाइक भेज दो। हाँ ठीक है, आनंद ने हैंड रेज कर लिया है। डाउट है बेटा? नो सर, समझ में आ गया। तो दिल भेजते टाइम ठीक है। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको एक बार आप रीड करेंगे, यहाँ पे जो लिखी गई है ये सारी बातें इनके रिगार्डिंग है। इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस या कुछ कुछ कंसेप्ट आपको क्लिक करेंगे एग्जाम में। एक एक को पढ़ लो एक बार, रीड एवरी पॉइंट, फिर एक एक करके आपको समझाता हूँ मैं। ऊपर फॉर्मूला लिखा है एफ, और उसके बारे में चार पांच बातें लिखे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कौन बताएगा मुझे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज ए कंजर्वेटिव? सर ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट है। क्या चीज कोई कंप्लीटली डिफाइन करेगा? कोई बच्चा है जिसको पता है कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? आपने सही बताया नमो, लेकिन फीलिंग क्लियर हो गई, बट कैन वी डिफाइन पाथ इंडिपेंडेंट क्या होता है? फोर्स या वर्क डन बाय द फोर्स, या वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स? होते हैं। वर्क डन है ना। तो वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, या फिर बोले कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो आएगा ड्यू टू दिस फोर्स वो क्या आएगा? पाथ इंडिपेंडेंट। क्या बोल सकते हैं? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इन्होंने बोल दिया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका देखो लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जांपल। ये आपका हो गया अर्थ सरफेस, ठीक है। सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? 0। अरे mgh है, h की वैल्यू 0 तो 0 हो गई। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी हाइट h पे ले जाता हूँ फ्रॉम दिस, तो मैक्सिमम होगा। है ना, तो वहां पे क्या आएगी बेटा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो अब देखो इसको या तो सीधा सीधा ले गए, ऑब्जेक्ट को पकड़ा और सीधा सीधा वर्टिकली अपवर्ड ले गए, तो भी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आया? mgh। और अगर दूसरा तरीका होता कि मैं इसको ऐसे हिलाता डुलाता ऊपर ले जाता, तो पाथ अलग अलग हो गए। एक तो ये येलो कलर का पाथ और एक ग्रीन कलर का पाथ, तो इन दोनों में भी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा, कोई सा भी पाथ चूज करो, चाहे ग्रीन या येलो या इसके अलावा भी कोई पाथ हो, मान लो कि कोई भी रैंडमली पाथ है, इधर घुमा फिरा के लेके आए फिर यहाँ ले आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द ओनली इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, या वर्क डन इन ब्रिंग टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट 0 टू हाइट h, तो कितना है? दैट इज mgh। तो वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स वो किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कन्वर्ट हुआ और उसकी वैल्यू mgh है, एंड व्हिच इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज path independent and it is converted into the potential energy stored in the system। तो ये दो तीन बातें याद रखो कि कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तो वर्क डन रहेगा कंजर्वेटिव, यानी वर्क डन क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है कि दे विल बी एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मासेस, तो सेंटर ऑफ मासेस होगा उन्हीं के बीच में लग रहे होंगे। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये तो थर्ड लॉ ही है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? इक्वल एंड अपोजिट। तो एक फोर्स हो गया एक्शन और दूसरा क्या हो गया उसके फलस्वरूप? रिएक्शन फोर्स। तो फोर्स कभी भी एग्जिस्ट करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो वो यहाँ भी वैलिड है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगली बात वही है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस के ऊपर एक्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम। इनके बीच में मीडियम हो, मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, वाटर हो, सॉलिड हो, कुछ भी होगा, मीडियम पे इंडिपेंडेंट होगा ये फोर्स और अट्रैक्टिव इन नेचर होगा हमेशा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम फॉर्मूला आता है 12th में, कौन सा है वो? क्या बोलते हैं उसको? कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन r²। तो वहां पे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहां पे
वहां पे नेचर ऑफ फोर्सेस क्या हो सकता है, इधर इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। और सर वो मीडियम पे भी डिपेंड करता था। हाँ, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, वहां पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लेते हैं, उसी के मीडियम की वजह से ही हम कैपेसिटर का डिजाइन कर पाते हैं, बट यहाँ पे मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम हो ना हो, स्पेस हो, वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। फिर फॉर्मूला दे दिया। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा इस फॉर्मूला में कि सर ये नेगेटिव साइन क्यों आया, कौन बताएगा भाई, दिस इज नेगेटिव साइन हियर, माइनस जी m1 m2 r अपॉन आर क्यूब, ये बताओ। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं पोजीशन वेक्टर, ठीक है बेटा। तो पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं, तो फोर्स 1 पे लगने, मास 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू मास m2 निकाल रहा हूं। तो क्या करूंगा, m1 m2 और r12 लूंगा, r1 से लेके 2 पे गया, तो r12 की डायरेक्शन क्या हुई, राइट साइड पॉइंटिंग हो गई, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। फोर्स की डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के अपोजिट में है, r12 लूंगा, देखो ऐसे होता है, जब ये फोर्स अप्लाइड ऑन 1 लूंगा बाई 2, तो ये लिखूंगा माइनस जी m1 m2 r12, ये वेक्टर फॉर्म, और नीचे क्या किया, यूनिट वेक्टर बनाना था, तो एक तो ये आ गया r12 का मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या आ गया, r12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो नीचे तो क्यूब हो गया और ऊपर 12 आया। तो जो r12 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2, तो इसलिए नेगेटिव साइन आता है। तो इसमें कुछ ऐसा ना सोचे कि फोर्स नेगेटिव है, नहीं, इट इज जस्ट टू करेक्ट द डायरेक्शन, r12 का डायरेक्शन अलग होगा और फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2 का डायरेक्शन r12 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आपको दिखाई देता है। तो अगर आपको पूछे, ऑप्शंस दे दिए जाए, तो नेगेटिव ऑप्शन के साथ वाला इसमें नेगेटिव होगा, वही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि कन्वेंशनली जब इसको डिफाइन करते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है फोर्स की और पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। तो यही बात यहाँ समझाई गई है कि r21 निकाला, तो r21 की डायरेक्शन और फोर्स अप्लाइड ऑन टू 1 वो अपोजिट रहेगा। सिमिलरली फॉर f12 दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख लेंगे। अब ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर चैट बॉक्स में करो। ग्रेविटेशन इज अ फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, ग्रेविटेशन इज अ फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट masses, arbitrarily shaped और planets only, none of these, yes। तो देखो सिद्धार्थ ने आंसर सही किया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एज ए फिनोमिना। देखो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो किसके लिए डिफाइंड है, पॉइंट मासेस के लिए। कौन सा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट क्या पूछा है, ग्रेविटेशन एज ए फिनोमिना। तो मैं बोल रहा हूँ यार मेरे पास ये फोन है और ये माउस है, तो ये तो ये पॉइंट मासेस थोड़े हैं, इनके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशन एज ए फिनोमिना इज डिफाइंड फॉर एनी आर्बिट्रेरली शेप्ड मासेस। केवल मास का होना इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट मास हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटेशन तो यूनिवर्सल फिनोमिना है, और अगर मास प्रेजेंट है तो वहां लगेगा। तो वी नीड नॉट टू बी वरीड कि ए ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अगर पूछते कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए डिफाइंड है, तो इट इज डिफाइंड फॉर पॉइंट मासेस। और अगर आर्बिट्रेरली शेप्ड होंगे तो क्या करेंगे, फिर हम उसका सेंटर ऑफ मास लेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एज अ फिनोमिना इज डिफाइंड फॉर एनी आर्बिट्रेरली शेप्ड मासेस या एनी आर्बिट्रेरली शेप्ड रिजिड बॉडीज, करेक्ट। यस सर। अब ये क्वेश्चन करो आप, आपको जो अब तक बताया है उसी के बेसिस पे है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ सिद्धार्थ। सर सेम रहेगी। हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन, चैट बॉक्स में डालते जाओ आंसर, मुझे आइडिया भी लगेगा आपका, हो ना, समझ आ रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू masses इज फाउंड टू बी F इन वैक्यूम इफ बोथ द masses आर डिप्ड इन वाटर एट सेम डिस्टेंस, देन न्यू फोर्स विल बी। क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में अभी क्या पढ़ा, वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम और इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इंडिपेंडेंट तो अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या बोलेंगे कि फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, जहां मर्जी पानी में रखो कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो इट विल बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शाबाश, सब लोगों ने इसका आंसर सही किया, ठीक है। सिद्धार्थ ने सबसे पहले कर दिया, बाकी सब लोगों को अब समझ आ गया, ठीक है, शाबाश। तो इस सिद्धार्थ के लिए तालियां बजा दो सब लोग। फिर ये क्वेश्चन पढ़ो, ये बात, शाबाश।
ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें वैल्यूज दी है m1 m2 की। अब आपको फोर्स का जो वो है वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला बताया आपको, वो फॉर्मूला लगा के गिव मी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। करो इसको। Two bodies of masses m1 and m2 are placed on x-axis 2 meters apart. If origin has to be taken as mass m1, तो origin को ले लिया, x is equal to 0 पे m1 ले लिया, और x is equal to 2 मीटर on x axis, तो x equal to 2 आ गया m2। अब बोल रहा है कि आपको gravitational force on m2 is represented as, तो क्या बताना है, force on 2 applied by 1, तो ये बताना है बेटा। इसकी वैल्यू बता दो, तो क्या था, माइनस जी m1 m2 अपॉन r21 का क्यूब इंटू वेक्टर r21। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूला को यूज करके गिव मी द राइट आंसर। तो r21 का जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड पार्ट, और डायरेक्शन लिखने लगे तो क्या करेंगे, r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r21। तो वेक्टर r21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर ड्रॉ करें तो r21 कैप आ जाएगा। तो r21 कैप की डायरेक्शन क्या है बेटा, x की डायरेक्शन, और x की डायरेक्शन को आमतौर पे क्या लिखा जाता है, आई कैप। तो आई कैप इज द डायरेक्शन, आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r21। 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 से चलोगे और 2 तक जाओगे, तो 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्स में पॉइंटिंग है, तो इट इज आई कैप वेक्टर। बाकी वैल्यूज दे ही रखी हैं, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस ऑफ जी, m1 आपको दिया कितना 5, m2 दिया 10, तो 5 इंटू 10 कितना है बेटा 50, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 आ गया बेटा। और ये डायरेक्शन हमने निकाल लिया आई कैप, तो क्या आएगा आंसर फिर 25/2 इंटू माइनस जी आई कैप, तो माइनस जी इंटू 25/2 आई कैप। तो ऑप्शन कौन सा सही आया फिर, बोलो बोलो, बी। सर बी। बी, B. बी आ जाएगा ना। तो -25/2 जी इंटू आई कैप, तो आई कैप डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड कितना है -25g/2। तो फोर्स, अब देखो यहाँ क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2, तो m2 पे लगने वाला फोर्स m1 के द्वारा, तो m1 क्या करेगा, m1 अट्रैक्ट करेगा m2 को, तो किधर लगेगा m2 पे, m2 पे ऐसे लगेगा, m2 m1 की तरफ, m1 m2 को खींच रहा होगा, तो ये डायरेक्शन किसका आ गया, इसको बोलेंगे तो F21 आई कैप डायरेक्शन, F21 कैप है ना। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो F21 कैप क्या होगा फिर, F21 कैप की डायरेक्शन बोले तो इट इज माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये आपको दिख भी रहा है कि मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो 25g/2, और डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, गुड। चलो अगला क्वेश्चन, gravitational force between 2 point masses m and capital M separated by some distance is F. Now if a point mass 2m is placed next to M in contact with it, the force on M due to small m and the total force on M are। करो इसको, टाइम लो आप 2-3 मिनट का, और पूरे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, नहीं तो गलती करोगे। हाँ, 1-2 बार पढ़ो क्या पूछ रहा है, और फिर ABCD में से चैट बॉक्स में आंसर करेंगे।
क्या ऑप्शन आया बेटा इसका आंसर? ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस m एंड कैपिटल M, उसकी वैल्यू है F। तो m और कैपिटल M अकेले थे, जो पहले क्वेश्चन का ओरिजिनल डायग्राम है, तो फोर्स क्या था अट्रैक्शन का? कैपिटल F। अब बोल रहा है कि अगर 2m मास का एक मास उठाया जाए और इस m के पास रख दिया जाए, तो फिर बताओ कि द फोर्स ऑन m ड्यू टू स्मॉल m वो कितना है, एंड टोटल फोर्स यानी F नेट ऑन कैपिटल M। तो जो m के द्वारा लगाया गया, स्मॉल m के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑन कैपिटल M, तो ये तो वही है F, कोई चेंज नहीं आया। दूसरा एक एडिशनल फोर्स आएगा, उसको मैंने F डैश बोल दिया, तो F डैश विल बी फोर्स अप्लाइड ऑन कैपिटल M ड्यू टू दिस 2m मास। 2m मास की वजह से एक F डैश फोर्स आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर देखा जाए तो 3m इज द टोटल मास एंड इट इज अप्लाइंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन कैपिटल M मास। तो F नेट की बात बोले तो क्या आएगा? F प्लस F डैश, और F की वैल्यू तो पता है, और F डैश क्या होगा बेटा? F डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ F। अगर फॉर्मूला में रखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ F आ जाएगा, तो इसको लिखोगे तो विल बी 3F। तो अप्लाइड बाय स्मॉल m तो F, और टोटल F नेट ऑन कैपिटल M तो 3F। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सबने सही किया इसको, शाबाश। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब ये करो, तो यहाँ पे ध्यान रखना है सेंटर ऑफ मासेस। करो इस क्वेश्चन। If three uniform spheres, each having mass capital M and radius R, are kept in such a way that each touches the other two, the magnitude of the gravitational force on any sphere due to the other two is। कि कोई भी एक सिमेट्रिक है, तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आपको सेंटर ऑफ मासेस देखने हैं 1, 2 और 3 के, और उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है। तो उसका डायरेक्शन निकलेगा, तो दो वेक्टर आएंगे, उनके बीच में कुछ एंगल रहेगा, और यू हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। नेट मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। उसके तीन तरीके हैं, 1 को मान लो अपना ओरिजिन, 2 को मान लो या 3 को मान लो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, बट आंसर सेम आएगा। करो सब बच्चे। अभी देखो कम आंसर आने लग गए ना, एक दो बच्चों ने आंसर किया, सभी बच्चे इसको करो और फिर आंसर दो। देखो आज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, कल दिखाएंगे तुम्हें धमाका। कितने बच्चों ने देखा है धमाका? तुम्हें थम्स अप देना, कितने बच्चों ने देखा है क्लास में? मजा आता है ना? हाँ, तो आज थोड़ा सा भयंकर हो रखे हैं हालात मेरे। कितने बच्चे मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो बेटा? हैंड रेज करना। पहली क्लास? काफी सारे, कोई बात नहीं, अभी रोज पढ़ेंगे। हम्म, सब लोग रोज आएंगे, डेली करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करेंगे उन्हें 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आ गए पेपर में, जिंदगी लाइफ सेट हो जाएगी ना। फिर बोलना थैंक यू सर। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो थैंक यू भी जरूरत नहीं है। तो क्लास में सब लोग आना, ऐसा मत करना आलस के लिए कि नहीं आ रहे। तो पढ़ो। देखो आज इतनी गर्मी में मुझे ठंड लग रही है, जैकेट पहने बैठा हूँ। कोई बच्चा टी शर्ट में बैठा हुआ, अरे सर क्या ठंड लग रही है आप। चलो करो आंसर दो। 3, 4 बच्चों के आंसर आए अभी, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, फिर आंसर दो, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन।
अमन्य, कृष्ण, सिद्धार्थ, मनप्रीत, अमर, हिमांशी एंड आर्यन। इनके अलावा जो बच्चे बच गए करो सॉल्व बेटा। आपको 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, तो देन वी विल बी सॉल्विंग इट टुगेदर, है ना। हाँ, उदित ने भी आंसर कर दिया, पुष्पा ने भी, आनंद ने, शाबाश, शिवांगी ने। मोस्ट ऑफ द आप सभी के आंसर लगभग सही है ना। क्या करना है, वी हैव टू अज्यूम ओरिजिन, किसी एक मास के ऊपर ओरिजिन एज्यूम कर लो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो तो अभी देखते हैं, रियलिटी चेक होगा थोड़ी देर में। 1 2 3 3, है ना। भेड़ चाल चल रहे हो सब बच्चे, केवल 3 बच्चों के आंसर सही है, ठीक है। किन किन का सही है देखो, बताते हैं आपको। लक्ष्य, कृष और लक्ष्य ने दोबारा आंसर कर दिया सेम वन से। तो केवल 2 बच्चों के आंसर सही है, लक्ष्य एंड कृष, ठीक है। बाकी सभी का आंसर गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या गलती करी आप लोगों ने, आपने वेक्टर सम नहीं किया। तो अगर ऐसे 3 स्फीयर ज्वाइन करेंगे तो जो बीच में ट्राइंगल बन रहा है Q1 Q2 Q3, ये क्या होगा, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोई भी एंगल लोगे, इंटरनल एंगल, क्या वैल्यू होती है उसकी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या अंदर वाला एंगल कितना होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल क्या बोलता है कि इंटरनल एंगल का सम 180 होगा और तीनों एंगल बराबर रहेंगे तो 180/3, तो 60 डिग्री। अब आपने 60 डिग्री पे 2 वेक्टर लग रहे थे ऐसे, उनके बीच उसका नेट मैग्नीट्यूड कौन निकालेगा भाई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब जिनने सी करा है वो अपनी गलती पहचानो और डी तक पहुंचो, देन वी विल गेट बैक टू द सॉल्यूशन। फिर मैं कराऊंगा, पहले गलती पहचान लो ताकि दोबारा रिपीट ना करो। ठीक है। और जिन बच्चों ने सही किया आंसर, उन 2 बच्चों के लिए तालियां बजाओ सब लोग। पहले क्लैपिंग करो, फिर अपना आंसर करेक्ट करो, देन वी विल सोल्व कि कहाँ गलती हुई है, ठीक है। चलो अब लग जाओ काम पे। बहुत हुई तालियां, देखो कुछ बच्चे सीरियसली ले जा रहे हैं तालियों को, तालियों के बटन को तोड़ने को हो गए हैं। तो कैसे करोगे सरकार, देखो, इफ 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स ईच हैविंग मास कैपिटल एम, तो सभी का मास है एम। तो अब अगर आपको स्फीयर दे रखा है तो क्या बोलेंगे कि इनके सेंटर ऑफ मासेस को लोकेट कर लो। ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर दी, इन्हीं सेंटर ऑफ मासेस पे कैपिटल एम मास एज्यूम किया जा सकता है, द टोटल मास ऑफ द स्फीयर जो दिया है कैपिटल एम। रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन इज आर, रेडियस आर दे दिया। आर केप्ट इन सच अ वे दैट दे आर टचिंग ईच अदर, तो ये टच कर रहे हैं, तो बाय द सिमेट्री ऑफ दिस ज्योमेट्री वी कैन से कि ये येलो कलर का जो हाइलाइटेड ट्राइंगल है Q1 Q2 एंड Q3, ट्राइंगल Q1 Q2 Q3, ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और इसके बीच में जो एंगल है ये कितना आप सभी ने बताया, इट विल बी 60 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर 2 स्फीयर। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा Q2 के ऊपर। तो Q2 पे लगने वाले फोर्सेस होंगे 2 होंगे। एक तो Q1 लगाएगा एट्रैक्टिव फोर्स, इस डायरेक्शन में देखो ब्लू कलर से बनाया, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 बाय Q1, तो इसको मैं बोल देता हूं F अप्लाइड ऑन 2 बाय 1, F21। और दूसरा फोर्स रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये होगा अप्लाइड ऑन 2 बाय 3, तो इसको बोला फोर्स अप्लाइड ऑन 2/3, तो F23। तो ये 2 फोर्सेस हैं, इनका डायरेक्शन अलग अलग है, और क्योंकि फोर्सेस वेक्टर्स होते हैं, यू हैव टू डू वेक्टर एडिशन, है ना। तो F21 और F23 का मैग्नीट्यूड अगर निकालूं तो F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं बेटा, है ना। डायरेक्शन तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 60 डिग्री पे होंगे। तो F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, G इंटू मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर जो M दिया है, सेकंड का भी M दिया है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन दीज टू। तो सेपरेशन कितना है देखो, इन सेंटर ऑफ मासेस जो रेड कलर के बनाए, इनके बीच की 2R। 2R, देखो इसको ऐसे देखो ना, एक बार रेडियस और दूसरे बार रेडियस, तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 2R है। सिमिलरली नीचे भी ड्रॉ करोगे तो नीचे भी ये 2R ही है, ठीक है। तो अब देखो F21 का मैग्नीट्यूड क्या है, GM1 M2 अपॉन R², तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F21। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको,
gm² अपॉन 4r²। ठीक है, सिमिलरली F23 निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी आपको gm² अपॉन 4r² मिलेगा। ठीक, अब आपने क्या किया, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया उन लोगों ने F21 और F23 को डायरेक्टली ऐड कर दिया। अरे ये कोई स्केलर क्वांटिटी थोड़ी ही है, तो gm² अपॉन 4r², इसमें gm² अपॉन 4r², तो क्या किया 2gm² अपॉन r², कुछ ऐसे करके कर लिया है ना, 2gm² अपॉन 4r², तो ये गलत हो गया। अब हमें करना है कि कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट निकाल लो। तो इनका एफ नेट जो आएगा, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन Q2, उसका डायरेक्शन कहीं इनके बीचों बीच आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफ अप्लाइड ऑन 2, तो एफ नेट बोल देते हैं इसको। तो एफ नेट की वैल्यू कैसे निकलेगी, वेक्टर सम से। तो इधर तो फॉर्मूला लगा लो पैरेललोग्राम लॉ का, या फिर डायरेक्टली इनका कंपोनेंट ले लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है सर a² + b² + 2ab cos थीटा वाला लग सकता है? हाँ, वही वही तो पैरेललोग्राम लॉ का है। तो क्या होगा, f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा एंगल बिटवीन। तो करो इससे फॉर्मूला, जब ये यूज करोगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब कितने बच्चों को गलती समझ आई और ये गलती एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे? एक बार दिल भेजो, दिल भेजो, दिल 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 कि हाँ यस। तो अब गलती सुधर गई। अब 2 बच्चों का सही था, बाकी सब लोग सी से, लाइन से सी झूठ बोल रहे थे, है। चलो अब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर लोगे इसको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो और इसको होमवर्क दूंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ से ले लेना। अगर आपको स्क्रीनशॉट बेटर लगता है तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले फिर लो। ग्रुप में सेंड कर दोगे PDF? हाँ, पीडीएफ तो ग्रुप में मिल जाएगा बेटा। अगर किसी को लगता है कि मेरे को स्क्रीनशॉट लेना तो अभी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये सॉल्व करना है जस्ट आफ्टर द क्लास, तुरंत के तुरंत। तो इसमें क्या है, जीपी का फॉर्मूला। हाँ जी, ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाए, इसको आप कल करके आओगे, कल मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ट्राई करके आना, गलती करके आना। जब खुद से गलती करोगे फिर मैं समझाऊंगा तो याद रहेगा आपको। यस, इनफाइनाइट जीपी का सम लगेगा, वो जितने बताया। यस, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी चार्जेस हैं, उनका सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, तो अनेकों चार्जेस है, तो कैसे करोगे, फॉर्मूला कितने बार लगाओगे। मान लो अगर मैं वेक्टर सम करने लगूं तो अप्लाइड ऐसे फोर्स के बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, F1 F2 F3 अप टू इंफिनिटी, कब तक जोड़ोगे। तो फिर क्या करना है, जीपी का फॉर्मूला, इसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। ठीक है, कल करके आएंगे आप। अब हमें समझ आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। इसके बाद एक चीज होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एज द सिस्टम चेंजेस इट्स इनिशियल टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, अंग्रेजी की बातें होंगी, अब सीधा सीधा सुनो। मैंने आपको बताया था ये मेरा ये वाला हाथ है अर्थ सरफेस, अब इस पे ये माउस रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई सरफेस से। अब मैं क्या करता हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ अपने राइट हैंड से, इस माउस को पकड़ रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ इस माउस पे, इस मास पे वर्क डन कर रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम डूइंग द वर्क ऑन दिस मास बाय सम एक्सटर्नल एजेंट एंड दिस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फिर क्या बोलेंगे, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क। तो वर्क सप्लाई किया गया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो उसका नेगेटिव, नेगेटिव वर्क हो गया ना भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो वर्क इज डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, इन दिस केस माय राइट हैंड, पकड़ा, एलिवेट किया, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड नेगेटिव ऑफ दिस वर्क इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव इसलिए किया गया क्योंकि बाय कन्वेंशन वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। जब मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि ये क्या है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन क्यों बोला। ठीक है, शाबाश। अब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वेंशनली कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं सारी दुनिया में। तो डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो ये माउस का केस था, उसमें क्या हुआ बेटा, इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी था mgh और इनिशियल था 0, तो डेल्टा यू क्या आ गया, mgh आ गया। एंड दिस इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये क्या आएगा, माइनस mgh, और इसी माइनस mgh का नेगेटिव करोगे तो वो डेल्टा यू आ जाएगा, दैट इज mgh। ठीक है, तो ये बात समझ आती है आपको। अब ये तो था डायरेक्ट हिसाब किताब, अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो एफ डॉट डी आर, वर्क डन क्या होता है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर, वर्क डन इज ए स्केलर। जैसे डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। तो इस जिसका आउटपुट एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो एफ डॉट डी आर इज स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट का आउटपुट भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। और एफ डॉट डी आर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो एफ डॉट डी आर लिखा, एंड नेगेटिव ऑफ दिस वर्क व्हेन वी मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दिस केस अगर ये वर्क डन हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट, और हम क्योंकि ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, इंटरेक्शन एनर्जी होती है, देखो पहले बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, अगर आपको ये टर्म मिल जाए तो कुछ नहीं है, इससे डायरेक्टली यही समझना है कि ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो इंटरेक्शन एनर्जी एक पेरेंट टर्म होती है, उसके अंदर बहुत सारे आते हैं। तो इट इज जनरली एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो दैट इज उसका सबसेट हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरेक्शन एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अंदर ऑन अ टू पार्टिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी आर बोला था ना बेटा, एफ डॉट डी आर। तो फोर्स तो हमें मिलता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, दैट इज माइनस GM1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ठीक है, एक्स की वैल्यू रख दी कि एक्स है तो एक्स है, उसको मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट से, तो इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, GM1m2 अपॉन आर। तो एक ऊपर आर आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ आर आ जाएगा, तो ये जो आर स्क्वायर था इससे एक आर कट जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, तो GM1m2 अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सेपरेशन आर, तो यहाँ पे सेपरेशन आर है, M1 M2 था, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला ये है, लिख लो कहीं, माइनस GM1m2 अपॉन आर, माइनस GM1m2 अपॉन आर। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हो गया, वर्क डन ये हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, n पार्टिकल्स होंगे, n पार्टिकल्स के लिए क्या करोगे, ये फॉर्मूला, तो वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे ना इंडिविजुअली तो सेम ही आएगी, बट क्या होता है देखो, ये -1/2 है, 1/2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, तो जब हम समेशन रूल लगाते हैं तो क्या होगा, 1 2 और 2 1 दो बार एक ही एनर्जी काउंट हो जाएगी, तो टोटल सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो एक ही एनर्जी, दो पार्टिकल सिस्टम थे 1 और 2, इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज u, तो ये दो बार काउंट हो जाती है जब व्हेन वी लूप फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n एंड j इक्वल टू 1 to n, तो दो बार काउंट होने की वजह से ये 1/2 आ गया। अदरवाइज कंसेप्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप अगर 2-3 पार्टिकल दिए तो इसी फॉर्मूला को यूज करके निकाल लो, है ना, n पार्टिकल्स होंगे तो फिर ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला दिखेगा ही, अगर सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो देन इट शुड बी द -1/2 समेशन का ये रूल, और GM1m2 अपॉन r 1 2, तो ij GMI MJ R IJ। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लो इसको अच्छे से, 1/2 इसलिए आया क्योंकि दो बार काउंट हो जाएगा, तो अगर क्वेश्चन में दिख जाए ऐसा सा कुछ तो ये टिक मार। ठीक, कितने बच्चे मेरे साथ हो अभी तक, हैंड थम्स अप दो एक बार, जो अब तक मेरे साथ हो, सब समझ आ रहा है, शाबाश। ठीक है, हाँ जी, चलो अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, पढ़ो इसको, द रीजन सराउंडिंग द मास वेयर अदर मास इज एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी मास के आसपास, कोई भी मास है, अभी बोल दो पॉइंट मास ही बोल देते हैं,
एक m था, ये m मास है, ठीक है, कैपिटल M। इसके आसपास का रीजन सराउंडिंग दिस मास, तो इसके आसपास का रीजन जहां पे कोई भी पार्टिकल आएगा, दूसरा पॉइंट मास आएगा, वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके आसपास का जो रीजन है उसमें अगर छोटू मास कोई m आता है, छोटा मास m, तो वो क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये कैपिटल स्मॉल m विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कैपिटल M। तो जो बोलेंगे, जो ग्रीन कलर का रीजन है ना, इवेंचुअली ये क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली तो इन्फिनिटी तक रहेगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, एक क्या थे, वीक फोर्स थे कि स्ट्रॉन्ग थे, वीक। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस या शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस। शॉर्ट। शॉर्ट। अच्छा जी, एक बात बताओ, सर इनकी सन रेंज और, ज्यादा होती है, बस हाँ, फील्ड वीक होता है। स्ट्रेंथ वीक होता है और रेंज ज्यादा होती है। अभी बताओ जिनको लग रहा है ना कि शॉर्ट डिस्टेंस है, एक बात बताओ, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है कि नहीं है? सर। है। और सूरज और पृथ्वी एक दूसरे के बहुत नजदीक है ना, या दूर है? सर दूर है। दूर है, तो क्या हो गया फिर, लॉन्ग डिस्टेंस हो गए ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस एंड दे आर वीक इन नेचर। तो अगर देखोगे ना रीजन सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन अराउंड ए मास कैपिटल M, या किसी भी मास m के अराउंड, जहां पे अगर कोई मास रखा जाए, छोटू m या बड़ो m, कोई भी हो, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज दिस थिंग। तो अल्टीमेटली देखा जाए, मोटा मोटी बात, जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे, और ये है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इज जस्ट अ मैथमेटिकल टूल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मासेस। तो हम किसी मास के होने या ना होने को स्टडी करने के लिए क्या होता है कि मैथमेटिकल टूल है। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, प्रेजेंट होता है? रियल लाइफ में ऐसे लाइनें भी नहीं होंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होगा, बट फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। उस फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल का डिजाइन किया गया, उसको बोला गया ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो अब ये तो हो गई भारी भरकम बात है, अब सीधा सीधा फॉर्मूला देखते हैं जी। आप तो सर बता दो फॉर्मूला, ठीक है। देखो, the force experienced by a unit mass placed at a point in a gravitational field, force experienced by unit mass मतलब m की वैल्यू, जो ये छोटू m है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू 1 है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस छोटू मास m इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस कैपिटल मास कैपिटल M, उसकी वैल्यू निकालें, तो फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस छोटू मास, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, कौन से वाले फोर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, छोटे की m की या कैपिटल M की? सर छोटा वाला इनके। कैपिटल M के द्वारा किया गया प्रोड्यूस है, वो जो कैपिटल M है वही ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कैपिटल M की होगी, लेकिन फोर्स किस पे लगेगा, छोटे मास M। छोटे मास M को वी आर यूजिंग इट एज ए टेस्ट मास। छोटा सा मास रख के देखा, अच्छा इतना फोर्स लग रहा है, तो किसके द्वारा लगाया गया, कैपिटल मास M के द्वारा। तो फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी, कैपिटल मास M की होगी। तो दिस कैपिटल मास M के द्वारा प्रोड्यूस की गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस छोटू मास यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास M, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स बिटवीन दिस छोटू मास एंड कैपिटल मास M डिवाइडेड बाय छोटू मास M। तो क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है बेटा, क्या होता है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इस फोर्स को डिवाइड कर दो, किससे करोगे, छोटू मास M से, तो नीचे छोटू मास M रख लिया, छोटू मास से छोटू मास कट गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या आई, माइनस जी इंटू कैपिटल मास M अपॉन r स्क्वायर। देखो यही दिख रहा है, डायरेक्शन क्या होगा, r वेक्टर वाला डायरेक्शन, ठीक है, गुड टू गो। फॉर्मूला लिखो अब तुम, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी Eg इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। लिख लिया? चलो, अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट मासेस। तो देखो, अब यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्वाभाविक सी बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर होगा?
वेक्टर ऑब्वियसली। तो ये क्या बता रहा है, ये फील्ड की इंटेंसिटी भी बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी, और किस डायरेक्शन में फील्ड है या फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो बहुत सारे मासेस हैं। अब m1 के द्वारा कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगी E/m1, E/m2, E/m3 और E/m4। ये बहुत सारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटीज हो गई। तो अब क्या होगा, किस पे लग रही है, छोटू मास, जो टेस्ट करने के लिए किसी भी पॉइंट P के ऊपर एक छोटा मास m रखा और उसके इर्द गिर्द जितने भी मासेस थे उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, वी विल डू द वेक्टर सम ऑफ दीज इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटीज। तो सीधा क्या करेंगे, ई नेट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटीज। तो ये बात समझ आती है आपको? यस सर। यस सर। अब देखो दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हमें एफ नेट तो निकालना आता है सर, अब ये आपने निकलवाया कि फोर्सेस हैं इनके, ये m1 ये एक मास था, ये मास था, तो इनके द्वारा किसी पॉइंट q2 पे फोर्स निकाल लिया। तो फोर्स को डिवाइड कर दो टेस्ट मास m से। तो क्या कर सकते हो, एक तो तरीका है कि इंडिविजुअल ये निकाल लो फिर ऐड कर दो, या फिर क्या करो, एफ नेट निकाल लो एक बार और डिवाइड कर दो टेस्ट मास स्मॉल m से। तो फिर आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P मिल जाएगी। समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब डाउट्स पूछ लो। जिन बच्चों को सब कुछ समझ आया एक बार थम्स अप दे दो, जो आज का ये जो है सब कुछ समझ आया जिनको। ठीक, अब जो बताया याद रख लोगे। यस सर। यस सर इसके बेसिस के ऊपर मैं आपको आज भेजूंगा एक PDF, उसमें 15-20 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को आप करके आओगे। ठीक है, उनको कल की क्लास में आने से पहले करेंगे। जो कंसेप्ट है यहाँ से पढ़ लेंगे सारा, जो फॉर्मूला लिखे बेसिक वही फॉर्मूला लगेंगे। कुछ ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे फिर एक दो कुछ फॉर्मूलाज आपको और बताऊंगा कि पॉइंट मास का तो पढ़ लिया, बट रिंग के द्वारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वो बता के फिर विल सोल्व दोस क्वेश्चन इन टुमारोज क्लास। ठीक है, तो आज यही इतना ही पढ़ेंगे बेटा। ये भेज दे हाँ ये ग्रुप भेज पर। दूंगा, भेज दूंगा ग्रुप पे, सब पे भेज दूंगा। ठीक है, तो अब जिनको समझ आया दे कैन ड्रॉप ऑफ, जिनको डाउट्स है दे कैन स्टे बैक एंड आस्क मी द डाउट। ठीक है, तो आज इतनी देर पढ़ा पाएंगे बेटा, और कल की क्लास थैंक यू लंबी सर। बी प्रिपेयर्ड कि कल हम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत लेंथी सा पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। जिनको डाउट्स है दे कैन स्टे बैक।